अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो खिलाफत मूवमेंट है, जो 1919 से 1924 तक हिंदुस्तान में चलाई गई। ये मूवमेंट क्या थी, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उसके आउटकम्स क्या थे, इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो खिलाफत मूवमेंट है 1919 की, इसको इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहते हैं, जो 23 नवंबर 1919 में न्यू दिल्ली में शुरू की गई। इसको शुरू करने का क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि जो खलीफा है और खिलाफत उस्मानिया है, उसको बचाया जाए। उसको क्यों बचाया जाए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, और उसके साथ जो इसके मुक़द्दस मकामात हैं वो तुर्की के साथ रखी जाए, और खलीफा जो है उसको माज़ूल ना किया जाए, और इसी तरह तुर्की के पास इलाके रहने दिए जाएँ ताकि तुर्की जो है अपनी बका जो है उसको बचा सके, उसके पास रिसोर्सेज़ रहें। अब हुआ ये था कि जंग अज़ीम 1 हुई थी, अव्वल हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, जिसमें 2 ग्रुप्स बने थे। एक सेंट्रल पावर्स की थी, दूसरी अलाइड पावर्स की थी। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड ओटोमन एम्पायर थी। इसके बरक्स अलाइड पावर में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया, रोमानिया, कनाडा, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स थी। इनकी जंग हुई, सेंट्रल पावर्स को शिकस्त हुई, तो अलाइड पावर ने डिसाइड किया कि इनको सज़ा दी जाएगी। सज़ा मिलने जिनको मिल रही थी उसमें एक तुर्की भी था। तुर्की के लिए सज़ा थी कि खलीफा को माज़ूल किया जाएगा, तुर्की के पास जो-जो इलाके हैं वो उससे छीन लिए जाएँगे। हिंदुस्तान में क्या होता है, अली ब्रदर्स जो हैं जिसमें शौकत अली एंड मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो खिलाफत कमेटी बनाते हैं, और गांधी को जो है इसका प्रेसिडेंट बनाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि खिलाफत को बचाया जाए और तुर्की के पास बहुत सारी जगह रखी जाए, रहने दी जाए, ताकि ब्रिटिश पे हम प्रेशर डालें, क्योंकि ब्रिटिश एलाइड पावर्स का एक हिस्सा है, तो उसके तहत हम तुर्की को बचा लें। अब बात यहाँ आती है कि इस मूवमेंट जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी ने गांधी को क्यों अपना हेड बनाया? इसके लिए आप 1916 का लेक्चर देखें, लखनऊ पैक्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती है, तो गांधी यहाँ पे मुसलमानों का साथ देते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक ही है, और गांधी बदले में ये चीज़ देखते हैं कि मैं मुसलमानों का साथ दूँगा, बदले में मुसलमान स्वराज जो है आज़ादी के लिए हमारा साथ दें, ब्रिटिश को निकालने में हमारी मदद करें। तो ये जो मूवमेंट खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, इसके जो एक्शन प्लान होता है वो क्या होता है? वो ये कहता है सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे, जो कि नॉन वायलेंट मूवमेंट होगी, जिसको सत्याग्रह कहा जाता है। इसमें वो ये कहते हैं कि जिन-जिन लोगों को सर का खिताब मिला हुआ है, वो सर का खिताब वापस करें। बच्चे जो ब्रिटिश स्कूल्स में जा रहे हैं, वो नहीं जाएँगे। जो लोग ब्रिटिश के पास जॉब कर रहे हैं, वो जॉब छोड़ देंगे। जो पुलिस और आर्मी में है, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। ब्रिटिश के साथ किसी भी तरह की कोऑपरेशन नहीं करनी। कोई भी ब्रिटिश जो हुक्म देगा, वो नहीं माननी, टैक्स पे नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। सिंपली ये मूवमेंट ये थी। नॉन वायलेंट रहेंगे लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ। ये मूवमेंट चल रही थी, ये सारी मूवमेंट साइमल्टेनियसली साथ चलती रहती हैं, ठीक है? तो इसके साथ हिजरत मूवमेंट, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देते हैं। दारुल हर्ब वो जगह है जहाँ पे जंग हो रही हो और वहाँ पे मुसलमान बाजमात नमाज़ ना पढ़ सकें, अज़ान ना दे सकें, तो दारुल हर्ब वो जगह कहलाती है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद कहते हैं हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुकी है, इसलिए मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि वो हिजरत करें। अब शुरू में 700 के करीब मुसलमान हिजरत करके अफ़गानिस्तान जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान में उनको मतलब वेलकम किया जाता है बड़े अच्छी तरीके से। तो पंजाब के बाकी मुस्लिम्स ये देखते हैं, तो वो भी हिजरत करते हैं। जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये देखती है कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो बॉर्डर्स अपने बंद कर देती है। बंद करने से क्या होता है कि जो लोग जा चुके होते हैं, हिजरत की होती है, उनको जानी, माली ये सारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये चीज़ कंटिन्यू थी, नॉन कोऑपरेशन चल रही है। मोपला अरब का एक कबीला था जो मालाबार कोस्ट जो है, समंदर के किनारे वहाँ पे होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करते हैं, असला उठाते हैं, जंग होती है, तो ब्रिटिश इनके खिलाफ एक्शन लेती है, इनको मार देती है। फिर इसी तरह ये चीज़ चल रही है, तो 12 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में चोरी चौरा एक गाँव का नाम है, वहाँ पे जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। वो जो प्रोटेस्टर है, वो मॉब जो है वायलेंट हो जाती है, वो पुलिस स्टेशन पे हमला करती है। 22 पुलिसमैन जो है उनको ज़िंदा जला देती है, और उसमें 3 सिविलियन जो है वो भी मारे जाते हैं। ब्रिटिश इनके खिलाफ यहाँ पे भी एक्शन करती है। तो नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंट मूवमेंट जो चल पड़ी थी, वो वायलेंट होती जा रही है। अब क्या हो रहा है, जब वायलेंट हो रही है, ब्रिटिश एक्शन ले रही है, लोगों को मार रही है, जो लीडर्स थे, अली ब्रदर्स, गांधी वगैरह, वो सारे जेलों में, उनको ब्रिटिश अरेस्ट करती है।
जब ये चल रही है तो इसी तरफ आप देखते हैं कि इसी फ़ेज़ में शुद्धि संगठन मूवमेंट आर्य समाज स्टार्ट करती है और तबलीग तंज़ीम मूवमेंट मोहम्मद इलियास जो है वो शुरू करते हैं। आर्य समाज ये कहती है कि हिंदू जो है, हिंदू मज़हब को, हिंदुओं को पाक किया जाए, जो हिंदू मुसलमान बन चुके हैं, उनको वापस जो है हिंदुइज़्म में लाया जाए। इसके बरक्स तबलीगी जमात जो है मोहम्मद इलियास वाली, वो ये कहती है कि मुसलमानों की जो आज हालत है, जो खिलाफत के साथ हो रहा है, वो क्योंकि मुसलमानों के मज़हब से दूरी है। इससे मुसलमानों को वापस मज़हब में लाया जाए और तबलीग के ऊपर ज़ोर दिया जाए। अब वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है, मोपला अपराइज़िंग हो रही है, यहाँ पे ये मूवमेंट चल रही है। अब देख रहे हैं मूवमेंट चली खिलाफत को बचाने के लिए, लेकिन मूवमेंट हर कोई अपने हिसाब से उसको, लीडर्स जब अरेस्ट हो गए तो हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से उसको चला रहा है। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं। तुर्की में क्या होता है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो फ़ौज का जनरल होता है, खलीफा का, वो उसको तख़्त से हटा देता है और उसको 1924 में मुल्क से ही निकाल देता है। निकालने के बाद वो क्या करता है, तुर्की में अपना एक निज़ाम ले आता है, जिसको कमालिज़्म का निज़ाम कहते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुर्की आज के बाद मॉडर्नाइज़ होगा, मॉडर्न तुर्की बनेगा। जो आप आजकल का तुर्की देखते हैं, वो वही कमालिज़्म का है। अब मुसलमानों ने जो मूवमेंट स्टार्ट की तुर्की को बचाने के लिए, खिलाफत को बचाने के लिए, खलीफा को बचाने के लिए, आया वो मूवमेंट कामयाब हुई, नाकाम हुई, उससे क्या मिला मुसलमानों को? तो आउटकम्स में जब हम आते हैं उसके सक्सेस फेलियर्स में, तो हम देखते हैं कि जो मूवमेंट का मकसद था, ottoman एम्पायर को बचाने का, खलीफा को बचाने का, वो नाकाम हुआ। क्योंकि मुसलमान जो मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन होता क्या है, तुर्की का अपना जो फ़ौज का जनरल है, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि तुर्की को बचाए, वो खुद ही खलीफा को तख़्त से उतार देता है, उसको एक्साइल करता है और खिलाफत को जो है एबॉलिश कर देता है। तो इस हिसाब से खिलाफत जो मूवमेंट थी, वो नाकाम हुई। लेकिन इसके बाकी एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, तो इंडिया में मुसलमानों को क्या मिला, क्या कुछ था? तो उसमें हम देखते हैं इस मूवमेंट के नतीजे में बाकी सब मूवमेंट्स निकली। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, खिलाफत मूवमेंट में आप देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई, शुद्धि संगठन मूवमेंट, तबलीग मूवमेंट, उसके बाद आप देखते हैं मोपला अपराइज़िंग, चोरी-चोरा, ये सारी चीज़ें उसमें मूवमेंट जो है, एक मूवमेंट ने बाकी मूवमेंट्स को क्रिएट किया। मतलब एक जो मूवमेंट की लहर थी, तहरीक वो इसने शुरू कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो प्रेस थी, अखबारात मुसलमानों के, वो जंग अज़ीम 1 के ऊपर बहुत ज़्यादा लिख रहे थे, तुर्की के बारे में लिख रहे थे, जो कुछ हो रहा था बार-बार लिख रहे थे, ब्रिटिश के खिलाफ लिख रहे थे। मुसलमानों से अपील कर रहे थे कि मुसलमानों का साथ दें और तुर्की को बचाएँ। मुस्लिम जो अखबारात थे, प्रेस था, उसको ब्रिटिश ने बैन किया, उसके ऊपर जुर्माने लगे और यहाँ से जो मुस्लिम प्रेस थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि कुछ लोग जुर्माने अदा नहीं कर सके, कुछ सज़ाएँ मतलब उनको मिली, वो कंटिन्यू नहीं कर सके और इसके बरक्स हिंदू जो प्रेस थी, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। फिर आप देखते हैं इस मूवमेंट से क्या हुआ, मास मोबिलाइज़ेशन जो थी, इससे पहले लोग पॉलिटिक्स से दूर थे। इस खिलाफत मूवमेंट से क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स थी वो स्ट्रीट में आ गई, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, स्ट्रीट पावर जो है वो सामने आ गई। इसमें आप देखते हैं रिलीजन जो है पॉलिटिक्स के अंदर है, उसका इस्तेमाल हुआ। वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए, उनको आप देखते हैं और स्टूडेंट्स आ गए। रिलीजन आप इस तरह देखते हैं, शुद्धि संगठन मूवमेंट थी या खिलाफत मूवमेंट खुद जो थी वो एक रिलीजियस जो है रिलेट करती थी, तो इस हिसाब से वुमेन आपको बहुत सारी नज़र आएँगी, वो इस मूवमेंट थी, स्टूडेंट्स भी थी। तो फर्स्ट टाइम आप देखते हैं कि लोकल लेवल पे, मास लेवल पे जो है लोगों की पार्टिसिपेशन नज़र आती। एक और चीज़ इस मूवमेंट से क्या हुआ, जो ब्रिटिश मुसलमानों के ताल्लुकात थे, जो मुस्लिम लीग बनी थी, उसने लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश की बात की। तो वो जो मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन थी, ब्रिटिश को ये समझ आई कि मुसलमान ब्रिटिश के साथ लॉयल नहीं हो सकते। उनको जब भी मौका मिलेगा वो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन जो है वो तो खराब हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो मज़बूत हो गई। जो लखनऊ पैक्ट में मुआहदा हुआ था, तो हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट में आकर उस मुआहदे को एक हतमी शक्ल दी गई। मुसलमान हिंदू साथ एक-दूसरे के साथ खड़े हुए, एक-दूसरे की मदद की। तो खिलाफत मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी 1857 वार के बाद, ये दोबारा एक साथ हुए। पॉलिटिक्स में आए, एजिटेशन की ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। तो बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें हमें नज़र आते हैं कि जो पॉज़िटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। एक और चीज़ मुसलमानों को सबक हासिल हुआ कि इसके बाद इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होगी, जो बैनुल-अक़वामी मसले होंगे, उसमें मुसलमान या इंडियंस जो हैं वो अपने आप को दूर रखें और अपनी हिंदुस्तान की सियासत की खुद को महदूद रखें। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट थी, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट थे। इसने बहुत कुछ हिंदुओं को, मुसलमानों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तो इस हिसाब से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद थी। अलबत्ता जिस मकसद के लिए मूवमेंट स्टार्ट की गई खिलाफत को बचाने के लिए, वो नाकाम हुई, पूरी नहीं हो सकी। थैंक यू।